सिविल सर्विसेज 2025 के लिए 10 महीने बचे हुए हैं और इसमें हमें 18 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। तो किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट कर लें, डीवाईक्यू भी लगा लें प्रीलिम्स और मेंस के। बिना देर किए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी होगी। अगर आप सभी लोग जो मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं कि मैं आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए गाइड करूं, जो कि मैंने खुद लगातार 5 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और इंटरव्यू भी कई बार दिए हैं, तो उस अनुभव के आधार पर मैं टॉप 50 स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा जो एक्चुअल में 8 से 10 घंटे डेडिकेशन के साथ दे सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और हमारे एप्लीकेशन पे भी इस प्रोग्राम की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम कुछ गलतियां करते हैं जो कि इमोशंस, टाइम और एनर्जी के रूप में, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा धन क्या है, टाइम और एनर्जी। ये दोनों ही किल होती हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पर हमारा टाइम बर्बाद होता है और उस टाइम को हम किस सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप उस टाइम को ऑप्शनल में ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या आंसर राइटिंग में ऐड ऑन कर सकते हैं, या एमसीक्यू प्रैक्टिस में कर सकते हैं, या मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस में कर सकते हैं। फिर आपकी एनर्जी कहाँ पर किस समय पे सबसे ज़्यादा पीक होती है, तो आपको ये डिसाइड करना है। जिस टाइम पे आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है उस समय पर आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को लेके चलिए, ताकि उस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस कर सकें और उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकें। इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखें ताकि आप जो है अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके पास मात्र 10 महीने बचे हुए हैं और इन 10 महीने में किस तरीके से हम लोगों की पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हम समझने की कोशिश करते हैं। टोटल हमारे पास 18 सब्जेक्ट हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एसे, हिंदी इंग्लिश पेपर, इंग्लिश कंपलसरी पेपर, सी सेट, ऑप्शनल। ये सारे सब्जेक्ट आपको इसी बीच में कंप्लीट करने हैं। आपको बनना है सिविल सेवक। सिविल सेवक बनने के लिए आपके अंदर सिविल सेवक की क्वालिटी आनी चाहिए और वो क्वालिटी हमें आती है एथिक्स से। एथिक्स से ही हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन से गुण अपने अंदर डेवलप कर लेने चाहिए जब हम फाइनल सेलेक्ट होने वाले हैं उससे पहले। तो हमारी जो जर्नी है वो एथिक्स से शुरू होनी चाहिए और एथिक्स जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है और ये डिसिप्लिन हमारी पूरी जर्नी में भी हेल्प करता है। हम ईमानदार भी हो जाते हैं अपनी जर्नी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और सोशल और मोरल वैल्यूज के प्रति भी। तो हमारी शुरुआत एथिक्स से होनी चाहिए। जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हमारा आता है ज्योग्राफी का। हम ये भी बताएंगे किस तरीके से किन सब्जेक्ट को कितने टाइम में देकर कंप्लीट कर लेना चाहिए। अभी मेरा 10 मंथ का जो पूरा टाइम टेबल वाला वीडियो है उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे विषयों की जननी है। ये सारी चीज़ें हमें सीक्वेंस से पढ़ लेना है। एथिक्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें सिविल सेवक बनना है और सिविल सेवकों के गुण हमें इसी से पता चल जाते हैं और इसी के साथ हमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी पता चल जाती है। हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ही सारे विषयों की जननी है, यानी कि कोर है। और इसी जमीन की वजह से, इसी भूमि की वजह से सारे युद्ध हुए हैं, सारे आक्रमण हुए हैं और इन्हीं युद्धों की वजह से आगे चल के संधि बनी है, नियम कानून बने हैं और इन्हीं को हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। और इसी नियम कानून को फिर हम लोग अर्थव्यवस्था में, बाजार में लागू करते हैं। इस वजह से हमें इकोनॉमी पढ़ना है। इसी तरीके से हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करने और इन्हीं 4 सब्जेक्ट से लगभग 60% क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं और आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मात्र 50 टू 55 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यानी कि यहीं से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 से 55 आपको क्वेश्चन सही करने। यानी कि अगर आप 90% एक्यूरेसी लाएंगे तो आपका ये प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। आप सोचिए कि इन सारे सब्जेक्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सी सेट एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, उसके ऊपर भी अभी लास्ट में चर्चा करेंगे कि सी सेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पिलर नंबर 1 हो गया, जहाँ पे हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं से भी सब्जेक्ट को उठा लिया होगा, तो 1 महीना ऐसा उठा लीजिएगा बीच का, फरवरी या मार्च का, जहाँ पे आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इंटरकनेक्ट करके, तो वो गैप फुलफिल हो सकता है। फिर
जब दूसरा फॉर्म पहला स्टेप पूरा हो जाएगा तो ज्योग्राफी तो हमने पढ़ ही लिया है, ज्योग्राफी से कनेक्ट करके हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ेंगे और इसी को कनेक्ट करके साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में कहाँ क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ज्योग्राफी से जुड़ी हुई चीज़ें ही तो पढ़ते हैं। और इसी ज्योग्राफी और इकोलॉजी को जोड़ के ही हम साइंस एंड टेक की चीज़ों को भी रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे जो मेन कोर 6 सब्जेक्ट हैं इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अब रही बात ज्योग्राफी की कि ज्योग्राफी में कितना टाइम लगना चाहिए, 20 to 25 डेज आप कंप्लीट कर लीजिए एनसीईआरटी और विद प्री एंड मेंस टॉपिक्स। एनसीईआरटी बेसिक के लिए हो गया और प्री और मेंस के लिए आप 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए 30 to 35 डेज या 40 भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द एस्पिरेंट। हर एक व्यक्ति की एक अलग मेंटल सिचुएशन होती है, उसका माइंडसेट अलग होता है, उस हिसाब से ये मैक्सिमम 45 डेज में जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप जो है ना जीएस के एक सब्जेक्ट को कम से कम 5 to 6 आवर देते हो, यानी कि एक जो आइडियल एस्पिरेंट है उसको कम से कम 8 से 10 घंटे देने चाहिए, या 8 से 10 घंटे भी आपको कम लगने लगते हैं जब आप सीरियस हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं अपनी जर्नी में। मेरा मानना है कि अपने टाइम को 3 भागों में डिवाइड करिए, जीएस को 5 to 6 आवर देने की कोशिश करिए। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट ये होते हैं कि जहाँ पर वो 2 जीएस के सब्जेक्ट लेके चलते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप एक जीएस सब्जेक्ट को लेके चलिए, आप अपनी व्यक्तिगत चॉइस पे जा सकते हैं। ऑप्शनल आप 3 आवर मिनिमम दीजिए, और जो हमारा डेली करंट अफेयर्स है इसमें कम से कम 1.5 या 2 आवर चला जाता है, तो ये अप्रॉक्स 10 आवर्स 9 to 10 आवर्स हो जाते हैं हमारे। ठीक है, फिर बाद में जो है ना यही टाइम थोड़ा सा कम करके हम इसको आंसर राइटिंग में ऐड कर लेंगे, 1 आवर आंसर राइटिंग के लिए बाद में ऐड ऑन कर लेंगे जब हम एक सब्जेक्ट को किसी कंप्लीट कर लेंगे, तो तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए 25 डेज बहुत है जब आप 5 to 6 आवर्स दे रहे हैं डेली। इकोनॉमी के लिए भी 20 to 25 डेज बहुत है अगर आप 5 to 6 आवर्स डेली एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो। अब रही बात इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए, तो आप इसको 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और साइंस एंड टेक को 10 to 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी शर्त 5 to 6 आवर्स के लिए है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगर जितने कम आवर्स देंगे उतने ही आपके टाइम भी बढ़ जाएंगे, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए हमने ये सारे सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे कि ज्योग्राफी ये बाकी के सब्जेक्ट कब और कैसे कनेक्ट करके पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एथिक्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा, फिर हिस्ट्री पढ़ा, फिर पॉलिटी पढ़ा, फिर इकोनॉमी पढ़ा। अब रही बात हम सोसाइटी कब पढ़ेंगे, जब हमें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पता होगा जो हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से हम सोसाइटी पढ़ लेंगे। फिर यहीं से हिस्ट्री और पॉलिटी से हमें पता चलेगा कि कौन से नियम कानून हैं जो सोशल जस्टिस को इम्पैक्ट कर रहा है, और फिर इन्हीं दोनों को रिलेट करके हम गवर्नेंस भी पढ़ेंगे। तो आप समझ रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट कहीं से भी उठा लेते हैं और इस वजह से हमारा जो डॉट है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता है। फिर रही बात आईआर की, तो आईआर में हम क्या पढ़ते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पॉलिटी तो पढ़ लें, फिर हमें पता चल जाएगा कि भारत की कूटनीति क्या है पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति और विकसित और अल्प विकसित राष्ट्रों के प्रति। तो ये हमारा आईआर हो गया। तो ओवरऑल देखेंगे अभी तक जीएस पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है। इंटरनल सिक्योरिटी कब पढ़ना है, जब हमको पता चलेगा हिस्ट्री में हमने कुछ गलतियां की हैं। जैसे मालूम चला कि हमारे देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था, सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। तो आपको मालूम चलेगा वहीं पे नींव पड़ गई थी कम्युनल राइट्स की, और उसी की वजह से आतंकवाद उभर कर आया। फिर मालूम चलेगा कि 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और उसकी वजह से भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी हम तब पढ़ेंगे जब हमने हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लिया हो। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट कब पढ़ेंगे, जब हमने ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पढ़ लिया हो, तब हमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी समझ में आएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी दिक्कत परेशानी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी पूरी ये जो पूरा वीडियो है उसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। अब हमारा बचा सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एथिक्स हो गया। अब हम लोगों को बचता है सी सेट कब करना चाहिए। सी सेट के लिए 3 मंथ सफिशियंट है। जो बहुत ही वीक है उनके लिए 3 मंथ देने की जरूरत है, और वो कब से, फरवरी से लेके मई के बीच का समय होगा। ये बात याद रखिएगा। अभी से सी सेट पढ़ने का कोई मतलब नहीं। 10 महीने तक लगातार आप सी सेट पढ़ेंगे क्या? इसी टाइम को कहीं ना कहीं आप कहीं और यूटिलाइज कर लीजिए। सी सेट को हवा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सी सेट में प्रॉब्लम है तो आज से आप एक पैसेज पढ़ना शुरू करिए, और उसी पैसेज को डिसाइड करिए कि उस पैसेज का तार्किक निष्कर्ष या शीर्षक क्या होगा। ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगा? कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 25 से 28 29 तक क्वेश्चंस आते हैं, और आपको 27 क्वेश्चन सही करने पे आपका जो है सी सेट क्वालिफाई हो जाता है। आपको कॉम्प्रिहेंशन हमारा क्यों गलत होता है? क्योंकि हमारी रीडिंग स्किल, हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत ही वाहियात होता है। यानी कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं एक पैराग्राफ के ऊपर और उसका निचोड़ नहीं निकाल पाते। तो आपको रीडिंग क्वालिटी बेहतर करनी होगी और उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन बेहतर हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादा पैसेज अगर आपको 1 घंटे में सॉल्व करने हैं तो आपका सर दर्द होने लगता है, और उससे आपके आंसर्स भी इफेक्ट होते हैं। तो अभी से आप कोशिश करिए, 10 महीने हैं, डेली एक पैसेज पढ़ेंगे एडिटोरियल का, तो वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, GS में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन भी हेल्प कर रहा है। तो ये आपको फरवरी के बाद से पढ़ना है। 25 फरवरी से लेके 25 मई के बीच में पढ़ेंगे। 3 महीने सफिशिएंट है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तीन ही तो पिलर हैं। इन तीनों को वहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी स्टूडेंट पूछना चाहते हैं कि सर बुक लिस्ट कौन सी पढ़ें, तो वो बुक लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन से मेरी बुक लिस्ट को आप देख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं अगले पिलर पे, जो हमारा ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल आप 6 मंथ में कंप्लीट कर लीजिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इसमें आप कोशिश करिए कि 2014 से लेके 2024 तक के PYQ सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सितंबर में अभी मेंस हो जाएगा तो 24 के भी मेंस के PYQ अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप पिछले 11 साल के PYQ कर लीजिएगा। रही बात हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर की, तो वो आप प्रीलिम्स से पहले ही प्रिपेयर कर ले। जिसका जो सेक्शन वीक है वो डेली उसके लिए 1 आवर ऐड कर सकता है। जब आपके 4 पिलर कंप्लीट हो जाए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद 1 घंटे आप इसके लिए भी ऐड कर सकते हैं। अब रही बात ऐसे कब स्टार्ट करें, ऐसे भी तो कंप्लीट करना होगा, और कितने ऐसे आपको प्रीलिम्स से पहले लिख लेने चाहिए, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ऐसे आपको तब लिखना चाहिए जब आपने 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स के कुछ आंसर्स लिख लिए हों, और आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ये सब बस कंप्लीट कर लिया हो। क्योंकि हर साल ऐसे किस आधार पर होता है? सोशल इश्यूज बेस्ड होता है। तो आपके पास कितने साल के PYQ हैं? 2014 से लेके 2024 तक के PYQ हो जाएंगे, और यानी कि ये 11 साल के PYQ, और हर ऐसे से 2 पार्ट होते हैं, यानी कि एक ऐसे पेपर में आपके पास 2 ऐसे होंगे, तो लगभग आपके पास 22 ऐसे हो गए। तो आपको प्रीलिम से पहले कम से कम 22 ऐसे लिख लेने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तो मिनिमम नंबर हैं, और जो एक्सपेक्टेड ऐसे हैं जो आपको लगता है कि 2025 में पूछ सकता है, उनके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि कम से कम आपने GS की आंसर राइटिंग शुरू कर दी हो, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हों, तब आप ऐसे स्टार्ट कर सकते। वो एक आइडियल अप्रोच होता है। जो लोग सी सेट अभी से पढ़ रहे हैं, यानी कि वो अपना टाइम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो देंगे ही सी सेट के लिए, तो आपने जो अभी टाइम दिया है वो आपका किल हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है एक तरीके से। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लॉजिकल हैं।
आप एक जब जिले के प्रशासक बनने वाले हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के प्रशासक क्यों नहीं बन सकते हैं, और सही बुरा क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा अप्रोच जहां पर हम इन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। अब रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। डेली न्यूज़पेपर में आपको क्या चीज़ें करनी है, फ्रंट पेज पढ़ना है, नेशनल पेज पढ़ना है, इंटरनेशनल पेज पढ़ना है, इकोनॉमी वाला पेज पढ़ना है और एडिटोरियल वाला पेज पढ़ना है। ये 5 पेज डेली पढ़ने हैं। इससे आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर पाएंगे कि हाँ कौन कौन से टॉपिक चर्चा में हैं। हर दिन अलग अलग टाइम लग सकता है, किसी दिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इंपॉर्टेंट खबरें हो सकती हैं, तो हो सकता है कि उसको समझने में ज़्यादा टाइम लग जाए। किसी दिन हो सकता है सैटरडे संडे में आपका टाइम आधे घंटे में ही कंप्लीट हो जाए। अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मंथली मैगजीन स्किप करनी है। आप कोई भी एक मंथली मैगजीन डिसाइड कर लीजिए, वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा करंट अफेयर्स के। ठीक है, क्या आपको करंट जो डेली करंट अफेयर्स हैं उसके नोट्स बनाने, यस बनाने हैं। किस आधार पर, टॉपिक वाइज बनाने हैं। क्या पैराग्राफ वाइज बनाने, नहीं, बुलेट फॉर्मेट में बनाने हैं, माइंड मैप की तरह सिनॉप्सिस फॉर्मेट में बना लेने हैं। इस प्रकार से आपको ये जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है ये भी आपका तैयार हो जाएगा। अब रही बात आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग कब शुरू करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आंसर राइटिंग पहले दिन से करनी होती है। करंट अफेयर्स के टॉपिक को उठा लिया और आपने आंसर राइटिंग करनी शुरू कर दी। नहीं, ये गलत अप्रोच होता है, क्योंकि आपने सिर्फ करंट अफेयर्स का सेक्शन देखा, उसका स्टैटिक पोर्शन नहीं समझा है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो सामान्यतः ज्योग्राफी ही कंप्लीट होगा। तो जब ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाए तो पहले पीवाईक्यू से करिए, उससे कॉन्फिडेंस आए कि आप यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे जाइए जो 2025 में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से आपने ज्योग्राफी के पीवाईक्यू कर लिया। फिर इधर आपका हिस्ट्री शुरू ही हो गया होगा, तो जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो आप हिस्ट्री के पीवाईक्यू लगा लीजिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। और साथ ही साथ एक दूसरा अप्रोच हो सकता है कि आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शनल का चैप्टर नंबर 1, पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आप वहां से भी आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। ये आपका अप्रोच हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर से आंसर राइटिंग करना लॉजिकल होगा, क्योंकि सिर्फ आप एक सेगमेंट को देख रहे हैं, क्या उसका स्टैटिक पोर्शन नहीं होगा। अगर जो चीज़ें करंट में घटित हो रही हैं तो क्या उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट नहीं होगा। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी कि स्टैटिक पार्ट होगा। स्टैटिक पार्ट आप हिस्ट्री में हो सकता है, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो, कहीं का भी होगा। तो फिर आप जाके वो पढ़ेंगे क्या। जब आप दोबारा रिपीट करेंगे तो वो एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो वहाँ टाइम मत बर्बाद करिए। मुझे लगता है कि ये वाला अप्रोच इनिशियल स्टेज में सही नहीं होता है, बाद में आप करते रहिए जब आपकी तैयारी के यानी प्रिपरेशन के 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो चुके हों। इस प्रकार से आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनानी है। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपका डेली टाइम टेबल है, वीकली टाइम टेबल है और मंथली, इन तीनों के बीच में कोरिलेशंस होना चाहिए, जो कि मैं जो टाइम टेबल वाले पार्ट में बताऊंगा। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है रिवीजन। आपको डेली रिवीजन का टाइम रखना है, वीकली रिवीजन का टाइम रखना है और मंथली रिवीजन का टाइम रखना है। नहीं तो आपका रिकॉलिंग सिस्टम खराब हो जाएगा। आपको फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जब याद आनी चाहिए तब नहीं आएंगी, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाएंगे और सारे स्टेटमेंट मिक्स हो जाएंगे और इस वजह से आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से निगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी और आप प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे। इसलिए रिवीजन आपको करना है। आईएएस बनने के लिए आपको 3 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, पहला होता है रिवीजन, दूसरा होता है आंसर राइटिंग और तीसरा होता है हमारा प्रैक्टिस, जो कि हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, जिससे आप अपने आप को बेहतर करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 2025 के प्रीलिम्स के लिए आप तैयार हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया कि आप मार्च से लेकर 25 मई तक, यानी कि मई तक आप कोशिश करिए कि ये प्रीलिम्स डेडिकेटेड हो, ये टाइम प्रीलिम्स डेडिकेटेड हो। और जो भी टाइम पीरियड है फैब तक का, यहाँ पर आप अपने मेंस के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप
99% लोगों से आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि 99% लोग जो है प्रीलिम्स से पहले अपना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो आप अपने सिलेबस को प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले तक कंप्लीट कर लीजिए, और इससे आप अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। अगर आपके डाउट फिर भी कुछ रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।